हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोटॉन्स एकेडमी। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी बच्चों के लिए। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि हर एक यूनिट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको कवर किया जाएगा, ठीक है। और उनका जो बेसिक है वो भी थोड़ा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कम टाइम के अंदर ही अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए और एक अच्छे से मार्क्स ला पाए बच्चे, ठीक है। तो उसी में हेल्प के लिए ये सीरीज़ लाई जा रही है और आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और फर्स्ट यूनिट है आज, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई सभी, तो उन सभी में ये क्वेश्चंस बड़े हेल्पफुल रहेंगे। जो एग्ज़ाम में आने के परसेंट जिनके चांस जो है वे बिल्कुल हाई है, 100% चांसेस रहेंगे, वही क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेस के साथ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उसका बेस नहीं बताया जाएगा, बेस भी बताया जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और फर्स्ट टॉपिक है इसमें। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, कोई एटम है, मान लो कोई एटम है जिसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है या एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मेसॉन्स, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस में। इन सबको पार्टिकल्स को हम बोलते हैं, इन सबके कॉम्बिनेशन को एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है मूल कण, ठीक है। ये मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उन सबको भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। और इन पार्टिकल्स के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अंतर्निहित गुण होता है, अंतर्निहित, अंतर्निहित एक गुण होता है। और इस गुण के कारण क्या राइज होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जो राइज करता है किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। सुनाई बात, यानी कि किसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का वो अंतर्निहित गुण जिसके कारण वैद्युत बल अस्तित्व में आता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। यानी कि that intrinsic property of any elementary particle that rise electric force is called electric charge, ओके। अब नाउ आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ये होते हैं टू टाइप्स के, टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। इसको धनायन, इसको ऋणायन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कोई एटम, ठीक है। एनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, ठीक है, तब क्या बनता है हमारा एनायन। और जो ये
कैटायन कैटायन है, यानी कि जिस टू लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। ठीक है, रिपेल ईच अदर, यानी कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि दो असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वे हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव को दूर की तरफ पुश करेगा अपने से, ठीक है, और ये पॉजिटिव इस वाले को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, रिपल्सन की। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हो तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो वाइस वर्सा रहेगा यहाँ पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सीधा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। अब बात आती है हमारी कूलाम्स लॉ की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरा बेस है ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल बेस है इस चैप्टर का, इस यूनिट का पूरी की पूरी का, और आगे भी काफ़ी काम आएगा ये। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है उनमें भी, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो कूलाम्स लॉ जो है वही कहता है, इसको हिंदी में भी कूलाम लॉ ही बोलते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम। तो ये कहता है कि अगर दो स्टेशनरी चार्जेस है, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है और वे स्टेशनरी है, ठीक है, ये दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इस दूरी को हमने मान लिया कि ये दूरी r है। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु आवेश रखा है यानी पॉइंट चार्ज है, उस पर हमने चार्ज माना कि कोई q1 है, इस वाले पॉइंट चार्ज पे चार्ज q2 है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं। सपोज क्या इन दोनों पर सिमिलर चार्जेस है, कोई प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, तो दोनों पर कोई सिमिलर चार्जेस है। तो कूलाम लॉ क्या कहता है, द फोर्स एक्टेड बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो लाइन हमको बोलनी ही है डेफिनेशन में, कि पॉइंट चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस यानी बिंदु आवेश। दूसरी बात स्टेशनरी हो, स्टेशनरी यानी कि स्थिर हो, तो बिंदु आवेश हो और स्थिर हो। तो द फोर्स एक्टेड बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, है ना। और ये फोर्स कैसे हो सकती है, ये फोर्स एट्रैक्शन की हो सकती है, एट्रैक्शन और रिपल्सन, अब इसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पहले, फिर समझाता हूँ इसको और बाकी। तो ये लोग ये कहता है, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और रिपल्सन acted between two stationary point charges, two stationary point charges is, सबसे फर्स्ट बात इसने जो बोली इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ से स्टार्ट होती है इसके बाद। फर्स्ट इज डायरेक्टली proportional to the product of the
मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2। ठीक है, तो पहली बात ये कह रही है कि जो ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो लग रही है टू स्टेशनरी चार्जेस के बीच में, यानी कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, वो अनुक्रमानुपाती होता है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये जो बल होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। ठीक है, सेकंड बात फिर इसने क्या बोली, नंबर दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि जो दोनों चार्जेस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कूलाम ने ये कहा कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश है यानी अपनी जगह पे रखे हुए है, स्थिर है, ठीक है, और पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, यानी कि बिंदु आवेश है, तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब है यदि इन दोनों आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा, इन पर आवेश बढ़ेगा, तो इन पर लगने वाली फोर्स भी बढ़ेगी, है ना। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये राशि बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी। तो यानी कि F जो है अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 के। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर राइज करेगा तो F भी राइज करेगा, इनके बीच फोर्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड बात जो बोली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 1 के अपॉन में लिख देगा उस टर्म को जिसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस 1/r स्क्वायर को ही बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये जो है यही हमारा क्या है, कूलाम्स लॉ है। ठीक है, ये कूलाम्स लॉ की स्टेटमेंट थी। कूलाम के नियम को अब थोड़ा मैथमेटिकली और एक्सपेंड करते हैं। तो अभी हमने देखा कि F जो होता है यानी फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, और दूसरी बात जो इसने कही वो कही कि रेसिप्रोकल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि जो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो भी F के अनुक्रमानुपाती है, F के प्रोपोर्शनल है। जो रेसिप्रोकल है यहाँ पे डिस्टेंस का वो भी F के साथ है, F के साथ रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ना हम। तो कंबाइनिंग 1 and 2 दोनों कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मान हटाते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट हमने सपोज कर लिया कोई K है, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हमारा कूलाम लॉ का एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, F इजक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे K क्या है, K जो है यहाँ पे ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि अनुक्रमानुपाती नियतांक। इस K का मान फिक्स होता है और इस K का मान होता है K इजक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये K की वैल्यू है जो कि फिक्स होती है।
ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन एक नियतांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इस के को हम अनदर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। ठीक है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। अगर इनके इसके नीचे नोट लगा है तो नोट का मतलब है कि वैक्यूम की परमिटिविटी है। ठीक है, अगर यहाँ पे नोट ना लगा होता तो इसका मतलब होता है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी है। तो मीडियम की परमिटिविटी के अकॉर्डिंग वो वेरी होती वैल्यू, लेकिन ये वैक्यूम की परमिटिविटी है तो इसलिए इसका वैल्यू एक फिक्स होगी, और वो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है जो कि फिक्स होती है। ठीक है, अब बात आती है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड होता है। कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन इसी से बनता है हमेशा एग्जाम में। ये क्वेश्चन हमेशा रखा हुआ मिलता है एग्जाम में। या तो वो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ लेगा, या एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ लेगा, या फिर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ लेगा। इन तीन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलना है एग्जाम में एक नंबर में। तो लेट्स सी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो एक काम करते हैं पहले हम कि जो F हमने यहाँ पे K की वैल्यू निकाली, K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? इस वैल्यू को हम कहाँ रखने जा रहे हैं? यहाँ पे रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया कूलाम लॉ का। ठीक है, अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट के बारे में देखते हैं, जो हम देख रहे थे यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी। तो हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, तो एक काम करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं और एफ को नीचे ले आते हैं, बाकी सब टर्म एक तरफ और एप्सिलॉन नॉट एक तरफ। तो एक्सप्रेशन ये इस टाइप का बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। कूलाम फोर्स की जो यूनिट है इससे तो हम बिल्कुल फेमिलियर है ही, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है, तो हमें क्यू की यूनिट भी पता है, हमें फोर्स की यूनिट पता है, डिस्टेंस की यूनिट पता है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2, है ना। चार्ज चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, यूनिट तो इसकी भी कूलाम रहेगी और यूनिट इसकी भी कूलाम ही रहेगी। तो कूलाम और कूलाम यानी कि कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर अपॉन फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट हमारे पास आ गई है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी, इसको सिंबल से नोट कर रहा हूँ मैं, कूलाम को सी से नोट करते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा, इसका यूज़ करेंगे हम जो भी हमने बनाया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का। अब हमें पता है कि कूलाम जो है Q, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 80। फोर्स की जो डायमेंशन होती है ये होती है MLT-2, और R जो यहाँ पे डिस्टेंस है इसकी होती है L, लेंथ। ओके,
ये सब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन आ जाएगी। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कुलाम है ना, Q1 Q2 है तो दोनों कुलाम ही है, और कुलाम की यूनिट क्या है यहाँ पे, कुलाम की डायमेंशन क्या है 80, यानी चार्ज की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे 80 है। ठीक है, फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, MLT-2, एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है L, तो L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 80, और नीचे क्या रह जाएगा M, देखो यहाँ पे L की पावर 1 है, M की पावर 1 है, यहाँ पे L की पावर 2 है, तो L की पावर 2 और L की पावर 1, तो L की पावर कितनी हो गई 3, और T की पावर -2। ओके, अब इन सबको ऊपर भेज दो तो एप्सिलॉन नोट की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू M ऊपर जाएगा तो M की पावर 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो -1, तो M की -1, L3 है नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, और टाइम ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाँ यहाँ पे कुलाम का स्क्वायर भी तो है ना, तो Q का स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा A²T², तो T की पावर -2 जो है ये ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी, और यहाँ पे पहले से T² है तो T की 4 एंड A², और ये हमारे पास आ गई एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो, ये 100% एग्जाम में आनी ही आनी है, किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा एक नंबर में, या तो एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन पूछेगा, या एप्सिलॉन नोट की यूनिट पूछेगा, या फिर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पूछेगा, जो कि 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब इसमें भी खेल कर सकता है, वो कैसे, वो 0.885 लिख देगा, 10 की पावर -13, वो 88 लिख सकता है, 88.5, 10 की पावर -11, है ना, तो और एक लिख देगा वो कि 8.85 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, या 8.85 इंटू 10 की पावर -11, है ना, कुछ भी लिख सकता है। ऐसे भी लिख सकता है कि 88.5 10 की पावर -12, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, इस पे टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि 8.85 है ना कि 88.5, ऐसे बिल्कुल यहाँ पे 8.85 तो ठीक है, लेकिन 10 की पावर -12 है, तो ये भी क्या है, गलत है। 8.85 10 की पावर -12 है, तो ये भी गलत है। इसको देखो, 88.5 10 की पावर -11, है ना, तो जब ये पॉइंट इधर जाएगा, तो जब लेफ़्ट जाता है तो प्लस के बढ़ती है पावर, तो 10 की पावर ये 0 हो जाएगी, तो ये भी गलत है। इधर आते हैं, जब राइट में जाते हैं तो माइनस की पावर बढ़ती है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो पावर को मैनेज इधर उधर करके वो वैल्यू दे सकता है, तो उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एप्सिलॉन नोट के बारे में सारी डिस्कशन हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो अभी हमने कूलॉम का लॉ पढ़ा है, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि F इजगल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, कि ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली, जो कि R डिस्टेंस पे रखे हो। तो हमने सपोज किया कि ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, और ये एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं। ये Q1 चार्जेस हो गया और ये Q2 चार्ज हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस R हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं वेक्टर फॉर्म। अब देखो कैसे हम इसको वेक्टर बनाएंगे।
फोर्स क्या होती है, फोर्स हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन 1/4π0 की वैल्यू फिक्स है। 1/4π0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 के इक्वल होता है, और के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही वैल्यू किसकी होती है, 1/4π0 की होती है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये तो वेक्टर नहीं है, ये तो फिक्स वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो इसमें ये हमारी हेल्प करेगा ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो इसके बीच की है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फोर्स किस तरफ लग रही होगी। अगर ये दोनों प्लस प्लस चार्जेस है तो ये उसको रिपेल करेगा, लेकिन किस तरफ रिपेल करेगा, इन दोनों को की जो जॉइनिंग लाइन है उसके अलोंग लगता है ये फोर्स, और इसको इस तरफ ये फोर्स लगाएगा, इसको अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, प्लस चार्जेज है। तो Q1 जो है फोर्स लगा रहा किस पे है, Q2 पे। द फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाई 1, तो इसका नाम दे दिया हमने F21 का। ओके, Q2 जो है वो फोर्स किस पे लगाएगा, Q1 पे, और किस डायरेक्शन में लगाएगा, इनकी जो जॉइनिंग लाइन है उसके अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है। किस पे फोर्स लग रही है, Q1 पे, और कौन लगा रहा है, Q2। तो इसको नाम क्या बनेगा, फोर्स ऑन 1/2, है ना। फोर्स किस पे लग रही है, 1 पे लग रही है, और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। फोर्स किस पे लग रही है, 2 पे लग रही है, और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, ठीक है। जो Q1 है, Q1 का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, Q1 का डिस्प्लेसमेंट, Q1 यहाँ पे रखा है ना, तो Q1 पे फोर्स लगेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, है ना, ये चार्ज इस तरफ भागा हुआ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका किस तरफ हो रहा है, 2 से 1 की तरफ हो रहा है, ये चार्ज Q2 से Q1 की तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किस तरफ लाई करेगा, वो इस तरफ लाई करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, R21 वेक्टर, ठीक है। ये जो चार्ज है ये इस तरफ भागेगा, 2 से 1 की तरफ भागेगा। Q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो इसके अलोंग लग रही है, तो Q2 चार्ज किस तरफ मूव करेगा, 1 से 2 की तरफ जाएगा, तो ये Q2 का डिस्प्लेसमेंट हो गया R12। बताओ ये बात समझ में आई क्या। देखो हमने क्या करा कि दो चार्जेस हमारे पास R डिस्टेंस पर रखे हैं, Q2 जो है फोर्स लगा रहा है इस वाले चार्ज पर इस तरफ, है ना, रिपल्सन हो रहा है इनके बीच में, तो ये इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो ये जो Q1 है ये Q2 से दूर की तरफ जाएगा, Q2 से दूर जाएगा, तो Q2 से यानी 2 से 1 की तरफ जाएगा, है ना। अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा होता तो किधर भागता, 1 की तरफ, किधर से, 2 से 1 की तरफ। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे अगर एक Q2 चार्ज यहाँ पे कहीं रखा होता तो किस तरफ भागता ये, 1 से 2 की तरफ, तो इसलिए 1 से 2 की तरफ, ठीक है। अब बस क्या करना है हमको, यहाँ पे कूलॉम लॉ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स ऑन 1, ठीक है, यानी Q1, इसको Q1 लिख लेते चलो, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। हम देख रहे हैं फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 बाई Q2, उसका नाम हमने क्या दिया है, फोर्स किस पे लग रही है, 1 पे लग रही है, तो 1, और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो 1 2। वैल्यू क्या होगी, कूलॉम लॉ लगाएगा ये बिल्कुल, 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब साथ में क्या लगेगा, एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बताएगा हमको कि ये चार्ज किस तरफ जा रहा है ना। तो ये जो Q1 चार्ज है, Q1 किस तरफ जा रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, R21 कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जैसे आई कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये केवल क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो ये जो R21 का अगर हम कैप कर देंगे
तो हमें डायरेक्शन बताएगा, केवल ये बताएगा कि इस तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो R21 हमें इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो Q1 है फोर्स लगने पर किस तरफ मूव कर रहा है, तो 2 से 1 की तरफ जा रहा है, ओके। इसी तरह फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, Q2 पे जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, तो वो होगी F21, है ना। फोर्स ऑन 2 कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, ये तो डिस्टेंस में इनके बीच की सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस वाले चार्ज किस तरफ मूव करेगा, ये 1 से 2 की तरफ, तो R12 कैप, ओके। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन कैप को क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर में बदलने की कोशिश करेंगे। तो वेक्टर में कैसे लिखते हैं, हमने 11th में पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में क्या, कि भाई ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। कोई वेक्टर है ए, उसको कैसे लिखते हैं हम, 3 आई कैप 4 जे कैप। मैं अभी के लिए क्या मान रहा हूँ कि जे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बस केवल आई कैप है। तो देखो ध्यान से, ए क्या है, वेक्टर, तो ए वेक्टर, हम यूनिट वेक्टर की वो निकालना चाह रहे हैं वैल्यू, तो 3 को कहाँ भेजना पड़ेगा, नीचे, इज इक्वल टू आई कैप। तो ऊपर क्या है, वो वेक्टर है खुद पे खुद, और नीचे क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, तो क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो वही अप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ए कैप इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड अपॉन, सॉरी ए का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसी तरह हम आर कैप 21 को लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड तो आर ही है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन आर। तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास नई इक्वेशन बन के आ जाएगी, देखते हैं उनको भी। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 में, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ R21 कैप एंड R12 कैप पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो F12 क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, तो R21 वेक्टर अपॉन आर, नीचे पहले ही आर स्क्वायर है और ये एक आर, तो ये क्या बन जाएगी, आर की क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की क्यूब R21 वेक्टर। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, फोर्स की, F12 की, ओके। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप। इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन 2 भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 2 चेंज कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो इस वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में, तो आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर, अब यहाँ पे सॉरी वेक्टर आ जाएगा अपॉन आर। तो नीचे आर स्क्वायर है, एक आर है, तो आर की क्यूब हो जाएगा यहाँ पे भी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की क्यूब R12 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास R21 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर की क्यूब R12 वेक्टर। ये सारे काम मैं ऊपर इसी इक्वेशन में कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा इस तरह करा रहा हूँ। ठीक है, हम इसको इस वैल्यू को यहीं पे चेंज कर सकते हैं, है ना। ये वैल्यू अगर यहीं पे रख देते तो हमें ये वाली इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ती, इसके सामने ये इक्वेशन बन जाती है ना। तो काम वही हो रहा है, बस ये समझाने के लिए मैंने किया है थोड़ा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमारे पास आ चुकी है। अब एक चीज़ देखनी है, इमेज देखते हैं पहले एक बार, थोड़ा इमेज में समझते हैं इस चीज़ को। हमने वेक्टर वाले चैप्टर में एक चीज़ और पढ़ी थी, अपोजिट वेक्टर के बारे में, है ना। अब वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी कि अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखियो, ये दोनों वेक्टर क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं कि कोई वेक्टर है ये ए, कोई वेक्टर है ये बी, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो ये क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है अपोजिट वेक्टर की, तो बिल्कुल ऐसे ही, ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। लेंथ दोनों की बराबर ही है, हमने सपोज किया लेंथ जो है दोनों की बराबर है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये इस तरफ लाई कर रहा है तो ये इस तरफ लाई कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। क्या ये सही है? नहीं। क्या दिक्कत आ रही है भाई, इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ फिर, है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, और यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो अपोजिट डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, तो क्या लगाएगा हम यहाँ पे माइनस। तो इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी, अपोजिट है। तो माइनस साइन का मतलब है कि डायरेक्शन क्या है उनकी, अपोजिट है। तो बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू तो है R12 के, लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है। तो क्या आ जाएगा इनके बीच में, माइनस। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो थर्ड इक्वेशन ये रही हमारे पास, इसमें हम R21 की जगह पे ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। देखते हैं इसको। हाँ, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में क्या रखना चाह रहे हैं कि R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर। तो इस वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, इसको हम 5 देते हैं नाम, ये इक्वेशन 5 है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हो जाएगी हमारे पास F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब, और क्या आ गया यहाँ पे हमारा R21 वेक्टर की जगह पे R12, वो भी नेगेटिव का, और इस नेगेटिव को हमने ले लिया इसके आगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे, इक्वेशन 4 देखो, ये पूरा का पूरी टर्म क्या यहाँ पे बन रही है, ये रही, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 Q2 Q1 Q2, R की क्यूब R12 और R12। तो यानी कि इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म इसके इक्वल है। तो हमारे पास क्या आया, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। ओके, और इसको ही बोलते हैं हम कि कूलाम का जो लॉ है वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम लिख देंगे कि हैंस कूलाम्स लॉ
follows the Newton's third law of motion. तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि कूलाम का जो लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, कूलाम्स वेक्टर फॉर्म भी है। तो कूलाम को वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि सो डैट कूलाम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तो प्रूफ करके दिखाओ कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यहाँ तक हमें करके आना है पूरा का पूरा इसको। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, तो इसी लेक्चर को, इसी सीरीज़ को आगे रखते हुए इस चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो तुम्हारे साथी है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लासमेट्स हैं, सब तक प्रोवाइड कराइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। तो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ इस वाले सीरीज़ में। ठीक है, और आज हमने बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हैं, कूलाम्स लॉ और कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जिससे हमें ये पता चला है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।